गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें एक ऑप्शन सही है, देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंब, आह्वान। तो वर्तनी की दृष्टि से आह्वान सही होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। गोदान किसकी कृति है। फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र, अज्ञेयजी और जयशंकर प्रसाद। तो गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, ये सभी जो कृति हैं मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है संदेहवाचक वाक्य, चौथा है मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं। प्रश्न आता है कि रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर आपको 3 देना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सरल वाक्य, कौन सा, सरल वाक्य। एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य, कौन सा, मिश्र वाक्य। अब ये कैसे पहचानेंगे सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। यहां पे वाक्य लिख दिया जाए संयुक्त वाक्य। देखिए, जैसे सरल वाक्य में क्या कहा जाता है कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। या फिर कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो एक ही बार में बोले जाए, उन्हें भी सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कहा जाए मेरा प्रिय मित्र अनुज अपने घर जा रहा है, एक ही बार में वाक्य बोला गया तो सरल वाक्य हो जाएगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है, सरल वाक्य हो जाएगा। बाहर बिजली कड़क रही है, सरल वाक्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ रहा है, सरल वाक्य हो जाएगा। मोहन दौड़ता है, सरल वाक्य हो जाएगा। तो जो सामान्य वाक्य होते हैं उन्हें सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं यहां पे एक प्रश्न लिख दूं, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, कैसा वाक्य है, तो उत्तर देना है सरल वाक्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है कि जब दो सरल वाक्य योजक चिन्हों से मिलकर बनते हैं या जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, और का, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द होते हैं जो संयुक्त वाक्य में योजक के रूप में जोड़े जाते हैं। मैं एक बार पुनः नाम बता देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। संयुक्त वाक्य में कुछ योजक चिन्ह शब्द जुड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं। यहां पे लेकिन लास्ट क्वेश्चन लिख दिया, इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं। अब जैसे आपको वाक्य दिया जाएगा तो दो सरल वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, वही संयुक्त वाक्य कहा जाता है। या फिर इनमें से कोई भी आपको, जैसे कहा गया वह संतुष्ट थे, ये एक वाक्य हो गया। वह संतुष्ट थे एक वाक्य हो गया। उसने कभी शिकायत नहीं की, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों के मध्य में देखा जाए तो आपको एक पहचान मिल रहा है। यहाँ पे जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं उसमें इसलिए देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या मिला, इसलिए, ये लिखा हुआ इसलिए।
फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन से दिए जाते हैं? जैसे और, ये जोड़ा जाता है, और इसलिए हो गया, आपका किंतु हो गया, ठीक है, परंतु हो गया, लेकिन हो गए, ये अधिकांशतः शब्द वाक्य में जुड़कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रश्न दिया गया है उसमें आप देखें यहाँ पे इसलिए का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इसलिए का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप याद रखेंगे ये चिन्ह जब भी जोड़े जाएंगे तो दो वाक्य होने चाहिए। अगर दो वाक्य नहीं है, मैं आपको एक प्रश्न दिखा रहा हूं, इनमें कोई एक शब्द ऐसा जोड़ के जिससे आपको ये ना लगे कि ये भी संयुक्त वाक्य है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सरल वाक्य भी हो जाते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, देखिए प्रश्न है, मोहन सोहन और महेश बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी लोग कि और का देखो प्रयोग किया गया, और पूछा जाए कैसा वाक्य है तो और को देखते हुए आप यहाँ पे केवल चिन्हों से हम उत्तर नहीं दे सकते कि ये मेरा संयुक्त वाक्य है। तो फिर कैसे उत्तर देना है? हमने अभी आपको बताया कि संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो वाक्य होते हैं, दो सरल वाक्य होते हैं, उनके मध्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन शब्द जोड़े जाते हैं। आप देखेंगे और के पहले यहां लिखा है मोहन सोहन। क्या लिखा है? मोहन सोहन। और इधर क्या है? महेश बाजार जा रहे हैं। ना तो और के पहले मोहन सोहन कोई सरल वाक्य है और ना ही इधर महेश बाजार जा रहे हैं ये भी सरल वाक्य है। समझ गए बात को? कि यहाँ पे मोहन सोहन जो दिया है ये कोई सरल वाक्य नहीं है। और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जब दो सरल वाक्य योजक चिन्हों से जुड़ते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न और लिख रहा हूं, स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण बांसुरी बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, नाचती है। पहला वाक्य क्या है? कृष्ण बांसुरी बजाता है, फिर है राधा नाचती है। आप देखेंगे कि इस वाक्य में पहला एक सरल वाक्य दिया गया, कृष्ण बांसुरी बजाता है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य दिया गया। और दूसरा क्या है? राधा नाचती है, यह भी एक सरल वाक्य दिया गया। मतलब दो वाक्य दिए गए। अब इन्हीं के मध्य में जैसे मैंने योजक चिन्ह जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? और। जैसे ही और जोड़ा गया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजाता है, यह भी सरल वाक्य है, और राधा नाचती है, यह भी एक वाक्य है। तो दोनों वाक्यों के मध्य में और जोड़ा गया। अब इसका उत्तर हमें देना है संयुक्त वाक्य। ठीक है। और ऊपर वाले प्रश्न में मोहन सोहन और महेश बाजार जा रहे हैं, और जुड़ गया, लेकिन मोहन सोहन कोई वाक्य नहीं है, इसलिए मोहन सोहन और महेश बाजार जा रहे हैं, इसका उत्तर देना है सरल वाक्य में। ठीक है। और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, राधा नाचती है, इसका उत्तर देना है संयुक्त वाक्य में। समझ गए होंगे सभी लोग अच्छी तरह से। चलिए अब लास्ट आपका बचा है मिश्र वाक्य। क्या होता है मिश्र वाक्य में? जैसे शब्दों की जो पहचान होती है वह पहचान ये है कि एक शब्द मिलेगा कि जो जितना जैसा वैसा जब तब इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। अब जैसे यहां से आपका एक प्रश्न दे दिया गया मिश्र वाक्य से संबंधित, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, उसमें देखो आपको एक शब्द पहचान में मिल जाएगा कि। क्या मिलेगा? कि। तो कि जो वह जितना उतना जैसा वैसा जब तब अगर यद्यपि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो सभी लोग समझ गए होंगे
तो वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसलिए जैसे ही हमें पहचान मिल गया तो उत्तर क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरते का अर्थ, भरते का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरना, ठीक है, तो बिहारी जी ने, रसखान, धनानंद, सूरदास। तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी। गागर में सागर भरना बिहारी कवि हैं जिन्होंने ये कार्य जो है इसमें लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों बार बोला। अनेकों तो गलत होता है, कहीं भी आ जाए, जैसे कहा जाए भारत में अनेकों राज्य हैं, ये गलत हो जाएगा। अनेकों ही गलत होता है, अनेक सही होता है। किसी भी वाक्य में अनेकों लगा हो तो वो उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, गलत है भाई। मैंने माँ को एक कार्ड लिखा, ऐसे कह सकते थे, लेकिन मैं माँ को, ये भी गलत है। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर कई कई अंग होते हैं, यही गलत है। फिर भारत की राजभाषा हिंदी है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत से लोगों का यहाँ पे उत्तर राष्ट्रभाषा आ जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं है। अपने संविधान में जो है राजभाषा बताया गया है, तो भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। तो इसलिए आंसर इसका चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो पहला देखा जाए, ऑप्शन क्या दिया गया है, तुहिन। तुहिन का अर्थ होता है बर्फ या ओस। ठीक है, ओस। और देखते हैं फाका। फाका क्या होता है? फाका कहते हैं उपवास को। किसे कहा जाता है? उपवास को। तो यही उत्तर हमारा हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है तो फाका नहीं है, क्योंकि शबनम भी ओस होती है। क्या होती है? ओस होती है। और तुषार मीन्स भी बर्फ होता है, बर्फ या ओस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फाका जो एक ऑप्शन दिया गया है, फाका, यह इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं कुछ नाम लिख देता हूं। जैसे इंद्र के पर्यायवाची में एक नाम देवेंद्र, बहुत ही आसान प्रश्न है, देवेंद्र है। ठीक है, बिडोजा है, बिडोजा है, कौशिक है, कौशिक, पुरंदर है, पुरंदर, मधुआ है, और देवराज हैं, और सचेपति है। कई नाम हैं। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे बिडोजा ये पूछा जाता है, कौशिक पूछा जाता है, पुरंदर पूछा जाता है, और मधुआ पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देवेंद्र और देवराज प्रश्न आसान है, तो ऑप्शन में कम ही मिलते हैं। आपको इस तरीके के ऑप्शन अधिकांशता देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे विष्णु पहला नाम दिया है, विष्णु जी, ये तो नाम ही अलग है, तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बिडोजा, कौशिक, मधुआ, ये जो है तीनों इससे मिलेंगे। आपका जो इंद्र के पर्यायवाची पूछे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं है पूछा गया, तो विष्णु उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर कहते हैं आकाश को। किसे कहते हैं? आकाश को। नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, ठीक है, आकाश, ये सभी अर्थ आकाश से संबंधित हैं। तो अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर मीन्स देखते हैं क्या क्या होता है। शून्य होता है, ठीक है, व्योम होता है, ठीक है, कपास होता है, ठीक है, अध्याय ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो अंबर का शब्द नहीं है पूछा गया, अंबर का शब्द नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर होगा? अध्याय। चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर ये भी अंबर के जैसे आकाश का पर्यायवाची पूछा जाए, तो मैं नाम लिख देता हूं, नभ, व्योम,
नभ, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, गगन, अंबर, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब मैंने कुछ नाम लिख दिए यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है ईमानदार, ये तो नहीं है। बेईमान, ये भी नहीं है। चालाक और व्यवहार कुशल, जो चालाक और व्यवहार कुशल होता है उसे चलता पुर्जा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, चालाक और व्यवहार कुशल। ये हमारा उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? काली है, गाय है, अधिक है, देना है, तो विशेषण और विशेष्य होते क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो उत्तर आपको देना है 4। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। प्रश्न ये पूछा गया है कि विशेषण होता क्या है? जब वाक्य दिया जाएगा तो उसमें विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? तो विशेषण किससे कहते हैं? मैं बहुत आसान तरीका एक बता रहा हूं जिससे उत्तर जो है आसानी से निकल के सामने आ जाए। देखिए, विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। चलिए, मैं पूरा वाक्य लिखता हूं ताकि समझने में बहुत ही आसानी रहे और आंसर निकाला जा सके। जैसे प्रश्न आपका लिखा है, काली गाय अधिक दूध देती है। पूरा प्रश्न लिख देते हैं। काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है, यह प्रश्न आया। तो देखिए, बहुत आसान तरीका। पहले क्या करेंगे? विशेष्य देखेंगे क्या होता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाएगा? विशेष्य। देखिए, गाय की विशेषता बताएगी, गाय की क्या बताएगी? विशेषता बताएगी कि गाय कैसी है? काली है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। और क्या विशेषता बताई गई? काली। तो ये विशेषता बता रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। दूसरा प्रश्न, अधिक दूध देती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे विशेष्य, क्या प्रश्न पूछ रहा है? विशेष्य कौन सा शब्द है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा उत्तर है क्या मिल गया? गाय मिल गया। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोग समझ गए होंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। गाय। सभी लोग समझ गए होंगे। अब मान लो यही प्रश्न आपका दिया गया था और इसमें गाय ऑप्शन नहीं होता, तो फिर क्या टिक किया जाए? देखिए, एक और तरीका आगे बता रहा हूं। जैसे यहीं पे हमने ये विशेषण विशेष निकाल लिया और ये अगर ये विशेष गाय ऑप्शन नहीं होता तो हम आगे बढ़ते फिर देखते कि दूध की विशेषता बताई गई। दूध की विशेषता बताई गई कि दूध कितना है? अधिक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और अधिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे दो विशेष्य हैं
और दो विशेषण है। अगर प्रश्न इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, अगर ऐसा प्रश्न आए तो हम पहले सभी लिखेंगे कौन सा विशेषण होता है, कौन सा विशेष्य होता है। जब लिख लेंगे, जैसे इस वाक्य में अगर यही प्रश्न पूछा जाता कितने विशेषण हैं, तो उत्तर दिया जाता एक दो। कितने विशेषण? दो। अगर प्रश्न पूछता कितने विशेष्य हैं, तो एक दो। कितने विशेष्य हैं? दो। तो दो विशेष्य उत्तर देते, दो विशेषण उत्तर बता देते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विशेष्य कौन सा शब्द है, तो हमारा एक गाय उत्तर आया है, एक दूध आया है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे गाय उत्तर मिल गया, तो इसलिए विशेष्य में उत्तर क्या दिया जाएगा? विशेष्य में उत्तर दिया जाएगा गाय। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। पीछे वाले प्रश्न में टिक कर देता आंसर। ठीक है, अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। उपसर्ग की परिभाषा होती है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग से शुरुआत में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के बता देता हूं। जैसे एक प्रश्न आएगा कि उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और दूसरा प्रश्न आता है कि उपसर्ग जोड़े जाते हैं, उपसर्ग जोड़े जाते हैं। अब जब भी ये प्रश्न दिया जाएगा तो इनसे संबंधित आगे जो है आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। जैसे प्रश्न है उपसर्ग होते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा शब्दांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, भावार्थ होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपसर्ग हैं ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और दूसरा एक और प्रश्न यहीं से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उपसर्ग जोड़े जाते हैं शब्दों के आदि में, शब्दों के अंत में, शब्दों के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्दों के आदि में, शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न शुरुआत से हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग जोड़े जाते हैं शब्दांश, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, उपसर्ग जोड़े जाते हैं शब्दों के आदि में। तो अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए, तो अब ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहां से। तो इसका आंसर क्या है? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? देखिए, अभी मैं पिछले वाले प्रश्न में ये चर्चा कर रहा था कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिनमें विशेषण और विशेष की संख्या पूछ ली जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए हैं 1 2 3 4। तो पहले मैं पूरा प्रश्न लिख लेता हूं, फिर आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। इसमें पूछा गया है कितने विशेष्य हैं, विशेष से पूछा गया है कितने विशेष्य हैं। तो विशेष और विशेषण होता क्या है? अभी मैं लिख चुका हूं इसके पहले वाले प्रश्न में कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। पीछे प्रश्न में लिखा था मैंने, ये देखिए, विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, तो देखिए व्यक्ति की विशेषता बताई गई, व्यक्ति की विशेषता बताई गई, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष। और क्या विशेषता बताई गई? व्यक्ति कैसा है? चरित्रवान है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो इसका उत्तर हम देंगे विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर देखेंगे कर्म की विशेषता बताई गई। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। और क्या विशेषता है? अच्छे, तो अच्छे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? तो यहां पे पूछा गया कितने विशेष्य हैं, तो आप देख सकते हैं एक विशेष ये दिया हुआ है, एक ये, अर्थात एक और दो, दो विशेष्य हैं और दो विशेषण हैं। इस वाले प्रश्न में कितने विशेषण हैं? ये देखिए, दो विशेष्य हैं और आपके ये देखिए दो विशेषण हैं। तो उत्तर इसमें क्या मिलेगा? दो। आंसर जो है हमारा दो हो जाएगा। कितने विशेष्य हैं? दो विशेष्य हैं। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। दुर्योधन, अभी मैंने उपसर्ग की भी बात की थी कि उपसर्ग जो है आदि में जोड़े जाते हैं, प्रारंभ में, आरंभ में, शुभारंभ, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अनुकूल आ जाए उपसर्ग क्या है? अनु। प्रतिकूल आ जाए उपसर्ग क्या है? प्रति। आजन्म आ जाए उपसर्ग क्या है? आ। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न जैसे उपसर्ग होते हैं तो जो दूसरा वाला शब्द हमारा होता है वो भी सही होना चाहिए, तभी हमारा उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पे मैं आजन्म बोल दूं तो आ उपसर्ग हो गया, जन्म बच गया। आजीवन में आ मिल गया, जीवन बच गया। आकंठ में आ मिल गया, कंठ बच गया। ठीक है। और जैसे आज आसातीत, आ मिला लिखे उधर सातीत बना, ये नहीं बनेगा, ये तत्पुरुष समास में आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं उनके साथ में शब्द भी सही होना चाहिए। दुर्योधन शब्द में उपसर्ग बताइए तो दुर, दुस, उप, अप, दुर बनेगा। दुर्योधन में क्या बनेगा? दुर बनेगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणि, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य, सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसमें प्रश्न में दिया गया कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूं पहले सूर्य के पर्यायवाची में, देखे जाए कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरणी, हंस, हंस, अंशुमाली, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य इत्यादि शब्द होते हैं। अब जैसे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सुधाकर दिया गया पहला ऑप्शन, तो देखिए आप सुधाकर कहीं सूर्य के पर्यायवाची में दिखाई नहीं दे रहा है। भास्कर है तो भास्कर ठीक है, भास्कर मिल गया, सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिनकर, दिनकर भी है, देख सकते हैं आप लोग, दिनकर भी है। और दिवाकर, ये देखिए दिवाकर भी है। ठीक है। और जैसे प्रभाकर दिया है, ये कर वाले कई पूछे जाते हैं, सभी ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये सूर्य के ही पर्यायवाची माने जाते हैं। जो सुधाकर लिखा हुआ प्रश्न है ये किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा के पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का। तो जो यहां से हमारा उत्तर होगा इसका आंसर सही है फर्स्ट वाला, सुधाकर पर्यायवाची सूर्य का नहीं है। बाकी भास्कर, दिनकर, दिवाकर सभी लिखे हुए हैं। और चंद्रमा का अगर सुधाकर है तो चंद्रमा के और कौन कौन से हैं मैं नाम कुछ लिख देता हूं यहाँ पे, देख लीजिएगा। जो अधिकांशता पूछे जाते हैं चंद्रमा में, जैसे सुधांशु, सुधांशु, हिमांशु, मयंक, सुधाकर, शशि, राकेश, हिमकर, इंदु, कौन सा? इंदु, विधु, छपाकर, ठीक है, छपाकर, राकापति, राकापति, मृगलांछन, मृगलांछन, ओषधीश, ओषधीश इत्यादि नाम होते हैं, बहुत से नाम होते हैं। इसमें चंद्रमा के पर्यायवाची आपको मिलेंगे। और ऊपर जो मैंने लिखा है ये सूर्य के पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर सूर्य के पर्यायवाची पूछा जाए तो आप यहां तक आंसर दीजिएगा, इनमें से कोई मिल जाएगा। और चंद्रमा के पर्यायवाची पूछेगा तो इधर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषा, जिगेशु, उन्माद, आकांक्षी। जो जीतने की इच्छा रखता है उसे, उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है जिगीषा। कौन सा होता है? जिगीषा। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है।
चौथा भी गलत है। जीतने की इच्छा रखने वाला उत्तर क्या देंगे, जिगीषा सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कौन सा प्रश्न है। आरोहण का विलोम शब्द है, आरोहण का विलोम क्या होगा, विलोम मतलब विपरीत पूछा जा रहा है। तो तोरण, तोरण तो नहीं होगा, इससे मेल ही नहीं खा रहा है, इसका मेल ही नहीं बन रहा है। आहरण ये भी नहीं है। अवरोहण, आरोही, तो आरोहण का विलोम अवरोहण होगा। क्या होगा, अवरोहण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न दिए गए हैं। मैं दो चार प्रश्न और बताना चाहता हूं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, पहले देख लीजिए। और इसका उत्तर जो होगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा कानीन। चौथा आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे दो चार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर की समतल भूमि, समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा। एक प्रश्न ये पूछा जाता है आपका। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, पर्वत के नीचे की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा। और एक प्रश्न आता है कि पर्वत के मध्य की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से तीन प्रश्न आपके बनेंगे और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, नीचे की समतल भूमि, मध्य की समतल भूमि। तो मैं दो नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक नाम लिखा अधित्तिका, 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 और एक नाम मैंने लिखा उपत्यका, उपत्यका। पहले दो मैं आंसर बता रहा हूं। जैसे जो अधित्तिका दिया है, अधि का अर्थ होता है ऊपर, क्या होता है, ऊपर। और उप का अर्थ होता है समीप में, समीप कह लो, पास में कह लो, निकट कह लो, निकट कह लो, नजदीक कह लो, ये सभी शब्द इसी से संबंधित है। तो जो पास में होगा उसे उपत्यका कहेंगे, पास में। पास मतलब नीचे, नीचे, नीचे जो चीज होगी पास में ही होगी। तो वहां पे पर्वत के नीचे की अगर समतल भूमि पूछ रहा है तो उत्तर देना है यहाँ पे उपत्यका। क्या देना है, उपत्यका। और यहाँ पे देखो अधिकार क्या बताया मैंने, ऊपर। अगर ऊपर की समतल भूमि पूछ रहा है तो उत्तर देना है अधित्तिका। क्या उत्तर देना है, अधित्तिका। और यहीं पे पर्वत के मध्य की अगर समतल भूमि पूछ रहा है तो हम उत्तर क्या देंगे, यहाँ पे उत्तर देना है अपत्यका। क्या उत्तर देंगे, अपत्यका। तो ये तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। पर्वत से कई बार ऐसा प्रश्न देखने को मिला है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्तिका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, और पर्वत के मध्य की समतल भूमि के लिए शब्द क्या होगा, अपत्यका। तो ये तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतितोद्धार में कौन सा समास है। तो समास से दो तीन प्रश्न और पूछे जाते हैं, देखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर क्या देना है, 6। समास के कितने भेद होते हैं, 6। अगर नाम नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, इस तरीके से आप याद रखेंगे कौन कौन से समास के नाम हैं। अब तक, दादा, ये मैंने एक लाइन लिख लिया और इसी से सभी समास निकाल लेंगे। अब तक दादा, ये आप याद रखेंगे। आ का अर्थ है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। बा का अर्थ है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ता का अर्थ है तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास। का अर्थ है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और दा का अर्थ है द्विगु समास, और दा का अर्थ है द्वंद्व समास। ठीक है, आप देखेंगे 6 नाम मैंने बना लिए, लेकिन ये कोई सही क्रम नहीं है। सही क्रम में पढ़ेंगे, पहले नंबर पे अव्ययीभाव समास, दूसरे पे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसमें मैं नाम ही लिख देता हूं जो क्रम से आएगा। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास, दूसरे पे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, तीसरे पे कर्मधारय समास, चौथे पे द्विगु समास, पांचवे पे द्वंद्व समास, छठे पे बहुब्रीहि समास। तो
तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया गया पतितोद्धार, पतित का उद्धार, जो तत्पुरुष समास होता है इसको कारक विभक्तियों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो जो इनके चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग जो है वो इन्हीं वाक्यों के मध्य में किया जाता है। जैसे यहाँ पे पतितोद्धार में कौन सा समास है, तो पतित का उद्धार, का की के किस में आएगा, संबंध तत्पुरुष में आएगा। तो संबंध तत्पुरुष होगा उत्तर तत्पुरुष समास। अगर भेद नहीं दिए हैं, अगर इस तरीके के ऑप्शन होते करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तो हम संबंध तत्पुरुष के साथ में जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में उसका नाम लिख दिया गया जो समास का ही नाम है, जैसे तत्पुरुष समास है, तो यही उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, तो इसका प्रेम सागर के लेखक जो है लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल है। ध्यान रखिएगा, प्रेम सागर, प्रेम और भी कई रचनाएं हैं, जैसे प्रेम प्रलाप है, प्रेम सरोवर है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। क्योंकि प्रेम शब्द पहले लगा है तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि कोई रचना आ जाए उसमें प्रेम शब्द पहले लगा है तो लल्लू लाल ही रचनाकार हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कई ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उनके नाम के पहले, किसी भी रचना के नाम के पहले प्रेम शब्द आया है। जैसे प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। तो प्रेम सागर जो है यहाँ पे पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है? लल्लू लाल। ठीक है, चलिए। और यहीं पे अगर प्रश्न जैसे आ जाए प्रेम वाटिका, अब देखो वाटिका के पहले प्रेम लगा है, प्रेम वाटिका, तो ये रसखान जी की रचना हो जाएगी। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर प्रेम शब्द है तो लल्लू लाल हैं या रसखान जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई कवि हैं जिनमें उनकी रचना के पहले प्रेम शब्द लगा है। तो जैसे प्रेम सागर है तो लल्लू लाल है, प्रेम वाटिका है तो रसखान जी हैं, और प्रेम प्रलाप है, प्रेम सरोवर है, ठीक है, तो ये प्रेम फुलवारी है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो केवल प्रेम से नहीं पहचानेंगे कि कौन सा रचनाकार है, तो पहले पूरा सब ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, तभी उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, कन्नौजी थी, साधुकड़ी थी, खड़ी बोली थी। तो आसान प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर सही होगा, साधुकड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुकड़ी भाषा। लेकिन एक प्रश्न और मैं बताना चाहूंगा, पूछा जाता है कि कबीरदास जी किस काल से संबंधित है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो कबीरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं। किस काल से? भक्ति काल से। और भी भक्ति काल में कौन कौन से कवि आते हैं, तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, लाइन है, उसको आप याद रखेंगे। तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो सभी कवि आपके इसमें आ जाएंगे। तो वो ट्रिक कौन सी है, देखिए। भक्ति काल में तुलसी और मीरा, रहीमदास की कब्र में सूरज मुखी का रस जलाती हैं। तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। ये आप पूरी लाइन एक याद रखिएगा। तो यहां से जितने कवि भक्ति काल से संबंधित है वो सभी कवि आपको मिल जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी हो गए, ठीक है, मीरा हो गई, रहीम हो गए, और कब्र से यहाँ पे कबीर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कबीर। और सूरज से सूरदास हो गए। कौन? सूरदास हो गए। और रस से रसखान हो गए। कौन? रस खान हो गए। ठीक है, रस खान हो गए। और जलाती से जायसी हो गए। कौन हो जाएंगे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ठीक है, जलाती से जायसी जी हो जाएंगे। तो भक्ति काल के सभी कवि आ गए। अगर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कौन सा कवि भक्ति काल से संबंधित है, कौन सा नहीं है, तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। यहां से सभी कवियों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदई, जगनिक, विद्यापति,
दलपत विजय। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इसका सही उत्तर है चंद बरदई। कौन है? चंद बरदई। अब अगर इस तरीके का प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा कवि वीर गाथा काल से संबंधित नहीं है, आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, तो मैं कुछ आदिकाल में कवियों के नाम लिख रहा हूं। देखिए कौन कौन से कवि आते हैं आदिकाल में। अमीर चंद्र अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी। ये ट्रिक याद रखेंगे तो इससे जितने भी कवि हैं सभी कवि निकल के आ जाएंगे, जो भी आदिकाल के कवि हो जाएंगे। तो अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी, तो अमीर से हो गए अमीर खुसरो। कौन हो गए? अमीर खुसरो। चंद्र से हो गए चंद बरदाई। कौन हो गए? चंद बरदाई। और अगला है चंद बरदाई। विद्या से हो गए विद्यापति। कौन हो गए? विद्यापति। नाले से हो गए नरपति नाल। कौन हो गए? नरपति नाल हो गए। ठीक है। और जागिरी से जगनिक हो गए। कौन है? जगनिक हो गए। तो मैंने कुछ प्रमुख नाम लिख दिए कवियों के कि कौन कौन से कवि आदिकाल में, आदिकाल का ही नाम था वीर गाथा काल। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आदिकाल के ये प्रमुख कवि हैं। इनमें से अगर प्रश्न इस तरीके से बना दिया जाए कौन सा कवि आदिकाल का कवि है या नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे सभी कवि आदिकाल से संबंधित हैं। किस काल से? आदिकाल से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें कौन सा अलंकार है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ पे बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनने की बात की गई। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के अनेक प्रकार के रसों का आनंद लेना, और बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी, जो बोल नहीं पाता है वो इतना बड़ा वक्ता कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया गया, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा विभावना अलंकार। तीसरा उत्तर से हो जाएगा। रूपक अलंकार नहीं है, उल्लेख नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुरस्कार दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु? नहीं, ये गलत उत्तर है। भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु? ये भी गलत उत्तर है। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए? ये बिल्कुल सही उत्तर है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। बाकी चौथा भी ऑप्शन गलत है। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत जो है, स्थापना जो है कब होती है? स्थापना, एक प्रश्न पूछा जाता है स्थापना कब होती है, प्रथम बार या पहली बार कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कुछ अपने हिंदी कवियों में पूछ लिए जाते हैं कि सर्वप्रथम, जैसे कहा जाए कि रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, सुमित्रानंदन पंत को कब मिला। तो मैं कुछ नाम बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। स्थापना हुई 1961 में और सर्वप्रथम दिया गया 1965 में। एक मलयालम कवि थे, मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप, कुरूप। आप ध्यान रखेंगे जी मतलब गणेश शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इनकी रचना थी ओटक कुशल। ओटक कुशल, ओटक कुशल के लिए दी गई थी, जिसका अर्थ हिंदी में होता है बांसुरी। क्या होता है? बांसुरी होता है। ठीक है,
बांसुरी होता है, ओटक कुशल बांसुरी होती है। और वही महिला में अगर पूछ लिया जाए तो पुरुषों में हो गए, महिला में दिया गया था आशा पूर्णा देवी को, आशा पूर्णा देवी को दिया गया था, जिनकी रचना का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है। और 1968 में अगर अपने जैसे हिंदी कवियों की हम बात करें तो 1968 में चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। फिर 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। ठीक है। और फिर 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी को दिया गया था। किसे दिया गया? अज्ञे जी को दिया गया था। ठीक है। और इसको तो सही कर दिया जाए, अज्ञे जी को दिया गया था। और 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया, महादेवी वर्मा को दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कारों से जो प्रश्न बनने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। सर्वप्रथम कब दिया गया? 1965 में दिया गया। पुरुषों में पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम कवि थे, इनकी रचना थी ओटक कुशल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बांसुरी, बांसुरी के लिए दिया गया था। और उसके बाद महिला की बात करें तो आशा पूर्णा देवी को मिला था, जिनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। और जब अपने यहाँ जैसे हिंदी में बात करते हैं कवियों की तो 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला। और कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को मिला। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला। ये सन जरूर ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि सन ऑप्शन में दे दिए जाते हैं 68, 72, 78 और 82। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। कौन सा रस से? हास्य रस तो नहीं है, क्योंकि हास्य रस के तो उदाहरण होते हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इस तरीके के ऑप्शन जिसमें जो प्रश्न आएगा इस तरीके से अगर लिखा है तो उत्तर हमारा एकदम सही होगा। ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, वात्सल्य रस, ये बिल्कुल सही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पे हम देखेंगे करुण रस दिया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो इसका जो उत्तर है वात्सल्य रस ही सही हो जाएगा। दूसरा जो है वात्सल्य रस सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है? हास्य रस का हास देना है। ठीक है। वात्सल्य रस का क्या होगा? वात्सल्य विषयक हो जाएगा, विषयक। और करुण रस का पूछा जाए तो शोक हो जाएगा। ठीक है। वीर रस का पूछा जाए तो उत्साह हो जाएगा। ये भी पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। करुण रस का क्या होगा? शोक होगा। हास्य रस का क्या होगा? हास होगा। बीभत्स रस का क्या होगा? जुगुप्सा होगा। शांत रस का क्या होगा? निर्वेद होगा। ठीक है। तो स्थायी भाव भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे करुण रस का जैसे अभी पंक्तियां लिखी होती कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। या फिर इस तरीके से दिया गया हो कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो ये सभी शोक रस में, इसमें करुण रस में आ जाएंगे। और वीर रस मतलब उत्साह की बात है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। ये सभी वीर इसके उदाहरण हैं। तो किलक अरे मैंने निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इसका उत्तर क्या होगा, वात्सल्य रस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। ये देखो विशेषण पूछ रहा है, तो हम इसी वाक्य में, जैसे ये प्रश्न लिखा है, मैं इसको लिखना चाहूंगा और फिर बता रहा हूं। देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए, बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, कुछ नए कपड़े, कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं, पूछा गया विशेषण बताना इसमें कितने हैं। तो देखो बच्ची की विशेषता बताइएगी कि बच्ची कैसी है, छोटी, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे तो विशेष्य कहते हैं। और क्या विशेषता है, छोटी, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया के लिए, आगे मुझे छोटी बच्ची के लिए, कुछ कुछ भी विशेषण ही होता है, ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा विशेषण, क्योंकि परिभाषा हम लोग जब पढ़ते हैं, क्या परिभाषा है विशेषण की, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जिसका पहला भेद है कि संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग होने वाले, अगर संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पे कुछ जो है ये सर्वनाम है, तो विशेषण में प्रयोग होगा, सार्वनामिक विशेषण में आता है। तो एक विशेषण हो गया। कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े की विशेषता देखो बताइए, तो इसका उत्तर हम देंगे विशेष में। क्या देंगे, विशेष में। और नए क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कितने विशेषण निकल के आए हैं। एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीन, कुल तीन विशेषण आ गए। कितने विशेषण आ गए, तीन आ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा तीन, 3, 2, 5, 4, 3 सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। देखिए जो आपके ये से झूठा है, सच्चा है, ईमानदार है, परिश्रमी है, चतुर है, बुद्धिमान है, ये सभी व्यक्ति के गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो जब हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं, चार भेद बताए मैंने। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। जो दूसरा भेद हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, ये अनेक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के। जैसे गुणवाचक विशेषण जो अनेक प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है कालबोधक, कालबोधक, रंगबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक, आकारबोधक, स्थानबोधक, स्थानबोधक इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इन सब में जैसे क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे, कुछ नाम बता देता हूं। जैसे काल बोधक है, काल का अर्थ होता है समय, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी, प्रातः, सायं, ये सब क्या है, ये काल में प्रयोग किए जाएंगे। दूसरा से रंग बोधक हम लोग पढ़ेंगे, तो सभी रंगों के नाम आ जाएंगे, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सभी रंगों के नाम आ जाएंगे। जब दशा बोधक पढ़ेंगे, दशा क्या होती है, जैसे युवा, वृद्ध, ठीक है, स्वस्थ, कमजोर, ये सब क्या है, ये दशाएं हो जाएंगी। गुण बोधक को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं गुण बोधक में, जैसे अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदार है, परिश्रमी है, परिश्रमी है, चतुर है, ठीक है, और अच्छा, ईमानदार, चतुर और सच्चा है, झूठा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है।
गुणवाचक विशेषण। आकार बोधक में क्या आता है, जैसे गोल है, चौकोर है, तिकोना है, ये सब आकार बोधक में आता है। स्थान बोधक में क्या आएगा, क्षेत्रीय है, पहाड़ी है, देशी है, विदेशी है, नागरिक है, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया सच्चे लोग कभी हाँ नहीं मानते, इस वक्त में सच्चे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए सच्चे, और सच्चा का प्रयोग किसमें होता है, गुणबोधक विशेषण में होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय और रेणु। तो त्यागपत्र के उपन्यास जो रचनाकार है वो जैनेन्द्र जी हैं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, जीवट है, भयानक है, अछूता, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया जाए उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। और जिस पे आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा से हो जाएगा। इसके पहले कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो प्रश्न दिया गया था, मैंने 2-3 प्रश्न लिखे थे, इंपॉर्टेंट थे, और मैं 2-4 प्रश्न लिखना चाहता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आता है जो चांदनी रात होती है, चांदनी रात, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक प्रश्न आता है अर्धरात्रि का जो समय होता है, अर्धरात्रि का जो समय होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक प्रश्न आता है रात्रि का प्रथम पहर जो होता है, रात्रि का प्रथम पहर, प्रथम पहर, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फिर प्रश्न आता है रात्रि का दूसरा पहर, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फिर प्रश्न आता है रात्रि का तीसरा पहर, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। फिर प्रश्न आता है रात्रि का चौथा पहर, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। और फिर एक प्रश्न आता है आपका तारों भरी रात, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। जैसे आपका प्रश्न आ जाए जो चांदनी रात होती है उसके लिए एक शब्द होता है सरवरी, क्या होता है, सरवरी। अर्धरात्रि का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द होता है निशीथ, क्या होता है, निशीथ। रात्रि का प्रथम पहर जो होता है उसे प्रदोष कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो रात्रि का प्रथम पहर, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रात्रि का जो दूसरा पहर है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्यामा, क्या होता है, दुर्यामा। रात्रि का तीसरा पहर जो है उसके लिए एक शब्द होता है त्रियामा, क्या होगा, त्रियामा। ठीक है, रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसे कहते हैं ब्रह्ममुहूर्त, क्या कहेंगे, ब्रह्ममुहूर्त। और जो रात्रि का चौथा पहर होता है, ये तो चौथा हो गया ना, प्रथम प्रदोष है, दूसरा दुर्यामा है, तीसरा त्रियामा है, चौथा ब्रह्ममुहूर्त। ठीक है, ये थोड़ा यहां सही कर दिया जाए, रातों लिख दिया, तारों लिखना था, तारों, तारों भरी रात। तारों भरी रात के लिए शब्द क्या होता है, विभावरी होता है, विभावरी होता है। तो ये 2-4 प्रश्न मैंने लिखे हैं जो रात से संबंधित है, पूछे जाते हैं। चांदनी रात के लिए शब्द क्या होगा, सरवरी। अर्धरात्रि का समय जो है उसके लिए शब्द क्या होगा, निशीथ। रात्रि का प्रथम पहर उसके लिए शब्द प्रदोष। रात्रि का दूसरा पहर होगा दुर्यामा। रात्रि का तीसरा पहर होगा त्रियामा। रात्रि का चौथा पहर ब्रह्ममुहूर्त। और तारों भरी रात विभावरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, और एक कमल से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कमल वाला भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कमल वाला देख लीजिए कि एक प्रश्न आ जाता है कि जो नीला रंग का कमल होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाल रंग का कमल पूछ लिया जाता है, लाल रंग का जो कमल होता है। एक सफेद रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या होगा, और जो तालाब में कमल खिलते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसको देख लिया जाए। जैसे आपका प्रश्न दिया है जो नीला रंग का कमल होता है वो होता है इंदिवर, इंदिवर। अगर ऑप्शन नहीं है तो नीलोत्पल भी सही होगा, नीलोत्पल भी सही होगा। लाल रंग का जो कमल होता है उसके लिए एक शब्द होता है कोकनद। ठीक है, जो सफेद रंग का होता है उसके लिए एक शब्द होता है पुंडरीक। ठीक है, और जो तालाब में कमल खिलते हैं उसके लिए शब्द होता है सरसिज, क्या होता है, सरसिज। तो ये दो चार यहां से प्रश्न आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस पर आक्रमण ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अनाक्रांत होगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। अभी
पीछे एक और प्रश्न मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कारों से संबंधित, तो हमने आपको वहां पे देखिएगा पीछे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, प्रश्न आया था तो हमने बताया था स्थापना 61 में हुई है और प्रथम बार कब दिया गया, 1965 में। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पे, जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, प्रदान मतलब दिया जा रहा है, तो 1965 उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए सभी लोग। अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया है कि स्थापना की बात की जाए तो उत्तर कब देना है, स्थापना की बात करेगा तो 1961, और प्रथम पहली बार कब दिया गया तो उत्तर क्या होगा, 1965। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है 1965 से। यहाँ पे स्थापना की अगर बात की जाती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 1961 उत्तर हमारा सही होता। प्रदान किया जा रहा है मतलब कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से प्रारंभ हुआ है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, वचन है, कारक है, संज्ञा है। वह महिला बहुत विद्वान है, देखिए यहाँ पे विद्वान लिखा है, जबकि महिला के विषय में विद्वान का जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं तो होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग है, तो विद्वान के स्थान पे विदुषी होना था, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। कौन सी, लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है, दांत खट्टे करना, हार जाना, ये तो नहीं है, हरा देना, धोखा देना, बेईमानी करना, हरा देना। ठीक है, धोखा देना, बेईमानी करना, इनसे कोई मेल नहीं बनेगा, तो हरा देना उत्तर सही होगा, दांत खट्टे करना, हरा देना। आगे बढ़ते हैं। दूर के ढोल सुहावने होने का सही अर्थ क्या है, कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं, दूर के ढोल की आवाज सुहानी आती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूर के ढोल सुहावने होने का सही अर्थ है कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, दूर के ढोल सुहावने, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी अब देखा जाए प्रश्न क्या है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, एक तो जैसे प्रश्न आपको मैं बता दूं, जिन शब्दों के अंत में जा आता है जैसे पंकज, जलज, सरोज, नीरज, वारिज, अब्ज, सरसिज, सब भी कमल के पर्यायवाची हैं। अधिकांशता होते हैं, सभी तो नहीं कहा जा सकता, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें जा नहीं होता है, तो कुछ ऐसे आएंगे जिनमें जा होगा उसका कोई दूसरा अर्थ होगा, तो अधिकांशता ऐसे मिलते हैं जिनमें जा आएगा वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, जिनमें दा आता है वो बादल होता है, जैसे वारिद, पयोद। ठीक है, इस प्रकार से। और जिनमें धा आता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है, जैसे सिंधु है, पयोधि है, उदधि है, इस प्रकार से। तो मैं 4-5 प्रश्न और लिख रहा हूं, जैसे वारिस पूछा जाता है, वारिस, अर्णव, रत्नाकर और पारावार, पारावार, ये 4 प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इन्हीं में से कोई न कोई मिल जाएगा। वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावार, ये चारों जो हैं समुद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसमें अर्णव उत्तर सही हो जाएगा। अर्णव समुद्र का परिचित शब्द है, अर्णव। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि समुद्र का पर्यायवाची इसमें पारावार, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि कबूतर का पर्यायवाची जो पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लीजिए, कबूतर का जब पर्यायवाची पूछा जाता है तो समुद्र का है, तो उसमें एक ऑप्शन मिलता है, जिस कबूतर के हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हारीत, परेवा, रक्त लोचन, कौन सा, रक्त लोचन, और पारावत, पारावत, ये देखिए लास्ट में क्या दिया है, पारावत। यहाँ पे पारावत दिया है और यहाँ पे पारावार दिया है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि एक पारावत है और एक मेरा पारावार है। ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो आप ध्यान रखेंगे कि पारावार समुद्र होता है और पारावत कबूतर होता है। अगर ना ध्यान रहे तो आप ऐसे मैच कर लेना, देखो कबूतर में यहाँ पे ता मिला और यहाँ पारावत में भी ता मिल रहा है, क्योंकि पारावार में ता नहीं है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो।
जो उत्तर आपका मिलेगा। जैसे कबूतर में क्या मिला, ता मिला, और पारावत में भी यहाँ पे देखेंगे ता मिल रहा है। मैच कर लिया, दोनों हम मैच करेंगे तो यहाँ कबूतर का क्या होगा, पारावत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन कौन से होते हैं पहले देखा जाए, होते कौन कौन से हैं भौरा के पर्यायवाची। जैसे एक होता है आली, भृंग, षटपद, मधुकर, मधुकर, मिलिंद, मिलिंद, चंचरीक होता है और द्विरेफ होता है। द्विरेफ, ये सभी पर्यायवाची होते हैं। ये ऊपर लिख दिए जाएं जो मैंने नीचे लिखा है। मधुकर, मिलिंद, मिलिंद, चंचरीक, आली, भृंग, षटपद, मधुकर, मधुकर, मिलिंद, चंचरीक और द्विरेफ, द्विरेफ, ये भौरा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। जैसे चंचरीक दिया है तो आप देख सकते हैं चंचरीक दिया हुआ है भौरे के पर्यायवाची, भौरा। ठीक है, भौरा का पर्यायवाची जो जितने हैं सभी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आली, मिलिंद, भृंग, चंचरीक, षटपर, मधुकर और द्विरेफ। तो चंचरीक मिल गया, ठीक है। द्विरेफ, द्विरेफ भी देखो होता है भौरा का पर्यायवाची। और मिलिंद, मिलिंद, ये देखिए मिलिंद भी होता है। मधु, मधु नहीं होता है। मधु, मधु किसका होता है, मधु शहद का होता है। तो मधु जो है हमारा उत्तर नहीं है भौरा के पर्यायवाची में, बाकी तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। इसका उत्तर चौथा सही है। आगे देखें, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेषण पूछा गया कौन सा है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें वह श्रेष्ठ उपासक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो श्रेष्ठ एक गुण है, श्रेष्ठ क्या है, एक गुण है। उपासक विशेष है, श्रेष्ठ क्या गुण है, तो गुणवाचक विशेषण में प्रयोग होगा तो उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ जो है ये आपका विशेषण है। अगर यहीं पे विशेष पूछा जाए तो उत्तर उपासक देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? परख, पक्ष, अंगरक्षक, परीक्षा। तद्भव हिंदी का शब्द पूछ रहा है। जैसे परख दिया है तो मैं यहाँ पे शब्द लिख रहा हूं परीक्षा। अगला दिया है पक्ष, अगला दिया है अंगरक्षक, अंगरक्षक, अगला दिया है परीक्षा, तो लिख चुका हूं। ठीक है, तो देखा जाए, जैसे परीक्षा का तद्भव होता है परख, क्या होता है, परख। पक्ष का होता है पंख, क्या होता है, पंख। अंगरक्षक का होता है अंगरखा, अंगरखा। ठीक है, अंगरखा। चलिए, अंगरखा हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। परख तद्भव पूछ रहा है तो ये तो तत्सम है, तत्सम। ये जितने इधर लिखे हैं ये सभी तत्सम में प्रयोग किए जा रहे हैं और ये आपके तद्भव हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, तद्भव हैं। अब परीक्षा का क्या है, परख, तो तद्भव परख होगा। ठीक है, पक्ष दिया है तत्सम है, अंगरक्षक दिया है तत्सम है, परीक्षा तो तत्सम है ही। तो यहाँ पे उत्तर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, परख। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन परख सही है। तत्सम तद्भव से प्रश्न दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को ये 37 क्वेश्चन लेके आया था जो आज सॉल्व करा दिया। सभी लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में हम बहुत ही जल्दी एक और प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।